गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैप्टर चल रहा था जी अपना टेंस। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दें। उससे पहले जो रोज बातें होती हैं वही बातें कि भाई जिन्होंने अनअकैडमी प्लस ले रखा है, तुम प्रोफाइल पर जाकर बैच चलाओगे, वहां से चलेंगे नहीं, तुम परेशान होगे, फिर मुझे परेशान करोगे। उसके लिए लिंक बना दिया है। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप एक फाइल दिखेगी आपको, प्लस क्लास लिंक नाम से। उस पर क्लिक कर लेना, सारे बैचेस के लिंक वहां दिए हुए हैं, वहां से चला लीजिएगा। ठीक। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, आपको 2 लाइव बैच दिखते हैं स्टोर पे जाकर, जहां से आपने परचेज किया था, और बैकएंड से आपका जो अनअकैडमी वाला, जो सॉरी मेरा ओनली इंग्लिश वाला जो गोल है, वो एक्टिवेट करा दिया था मैंने रिकॉर्डेड बैचेस के लिए। मेरी तरफ से सब बच्चों का एक्टिवेट हो गया है। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रिकॉर्डेड क्लासेस एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है। उसको मैंने 25 तारीख को बंद कर दिया था। 25 तारीख को इसमें और एडमिशन क्लोज कर दिए थे। तो 25 तारीख के तक के जितने बच्चे थे सबके सब के कोर्सेज एक्टिवेट करा दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा है तो बता दीजिएगा। ठीक है। और 1699 वाले जो बच्चे थे, इनकी वैलिडिटी 6 मंथ बढ़ा दी गई है। जितने भी मेरे पुराने बच्चे थे, जैसे जिन्होंने क्या बोलते हैं वो 1499 में मेरा ओनली इंग्लिश वाला बैच लिया है ना, जिन्होंने 2000 में इस सब्सक्रिप्शन को लिया था 1 साल के लिए, ये 6 महीने की फीस थी, 1 साल की फीस थी। जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, आप सबकी वैलिडिटी 6 मंथ्स बढ़ा दी गई है। मतलब बढ़ा दी गई है नहीं, मतलब बढ़ा दी जाएगी। 20 दिन लगेंगे लेकिन बढ़ा दी जाएगी। चलो आ जाओ। अब पढ़ लेते हैं। एक टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। थोड़ा नाम से सोच पा रहे हो कब लगता होगा ये? पास्ट परफेक्ट कहाँ लगता है? जब पास्ट का एक एक्शन किसी दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले हो गया हो। पास्ट का एक एक्शन किसी दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले हो गया हो, तब लगता है पास्ट परफेक्ट, है ना? अच्छा, तो पास्ट का एक एक्शन किसी दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले खत्म नहीं हुआ हो, पहले चल रहा हो। ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम, मतलब इससे पहले ये काम इतनी देर के लिए चल रहा था। काम समझ में आ रहा है इसका? थोड़ा नाम से, कि पास्ट के किसी दूसरे एक्शन से पहले तो होगा ही, लेकिन कंटिन्यूटी भी दिखानी पड़ेगी, तब लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अच्छा समझ में आएगा। आप एक बार ये सेंटेंस देखिए, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ये खुद तुम्हें चीख चीख के बताएगा मेरे अंदर ये गलती है। करो ट्राई एक बार, इसका मीनिंग निकाल लो। मीनिंग समझ आते ही पता चल जाएगा क्या एरर है। थैंक यू आर्य भाई, थैंक यू। शी हैज बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours व्हेन योर फादर केम। ठीक है। मान लो तुमने किसी लड़की को वादा उदा किया था कि जानू नौकरी लगते ही तुम्हारे पिताजी के घर रिश्ता लेकर आऊंगा, है? अब नौकरी तुम्हारी लग गई। अब तुम सोच रहे हो इस चिमकांडी से कौन शादी करेगा। अब तुम आ गए हो टसन में, तो पहुंच गई तुम्हारे घर, है तुम्हारे पापा को सारी करतूत बताने तुम्हारी। तो अब तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे घर का कोई बंदा है, वो कह रहा है जब तुम्हारे पिताजी आए थे ना, जब तुम्हारे पिताजी आए थे उससे पहले 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। जब तुम्हारे पिताजी आए थे उससे पहले 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। पिताजी कब आए? पास्ट में।
किसी का इंतजार कब होता है? उसके आने के बाद कि आने के पहले? तो ऑब्वियसली इंतजार हो रहा था उससे पहले से। पास्ट में आए पिताजी, उससे पहले से इंतजार हो रहा था। पास्ट के एक एक्शन से पहले था और 2 घंटे तक जारी भी रहा। तो ये सिचुएशन चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है, नहीं इंतजार कर रही थी। बोलो समझ में आया क्या? एक एग्जांपल और लिख देता हूं। इसमें सोचो क्या होगा। अरे बोलो भाई, डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है। जब उसके जब उसके दोस्त घर आए थे ना, जब उसके दोस्त घर आए थे उससे 2 घंटे पहले से मूवी देख रहा था। हाँ जी। सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस लगाने से काम चलेगा? सर ये मेरा फर्स्ट सब्सक्रिप्शन है और आपके रूल के अकॉर्डिंग लेसन 1 से स्टार्ट किया, कोई डाउट रहे जाए तो कैसे क्लियर करूं? उषा जी, अब पहली क्लास के पहले सेंटेंस से अगर चलेंगे तो बीच में ना एक जगह व्हाट्सएप नंबर आया होगा। अगर आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख रहे हैं तो बीच में एक व्हाट्सएप नंबर आया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट करने का जरिया है। ठीक है। हालांकि डाउट की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। अगर आप लेक्चर को 2 बार देख देंगे, कोई डाउट मतलब लग रहा है टॉपिक मुश्किल है, एक बार और प्ले कर दो, डाउट की गुंजाइश बचेगी नहीं। फिर भी आपके पास वो जरिया है, वहां से आप देख सकते हो, बशर्ते वो सब पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख रहे हो। चलिए जी। तो यहां पे अकेला पास्ट कंटिन्यू से काम नहीं चलेगा, 2 घंटे तक ये काम जारी रहा। परफेक्शन प्लस कंटिन्यूटी, 2 घंटे खत्म, 2 घंटे चलता रहा। परफेक्शन प्लस कंटिन्यूटी, और वो भी पास्ट के किसी एक्शन से पहले। तो फिर ये बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहां पर मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहां लगेगा। चलिए, अब ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट पर आ जाइए भाई। जैसे यस्टरडे हो तो पास्ट इंडेफिनिट लग जाता है ना? तो ऐसे टुमारो होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट लग जाएगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? टुमारो हो, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक, कमिंग संडे, कमिंग ईयर, शॉर्टली, शॉर्टली मतलब जल्दी ही। प्रेजेंटली याद है एडवर्ब में पढ़ाया था, हाँ कि ना? हाँ जी। ये सारे के सारे ये सारे के सारे हिंट हैं। सर वो नंबर कहीं दिख नहीं रहा है, वो नंबर तो कहीं दिख नहीं रहा है। वो नंबर दिखेगा बच्चे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से लगाओगे तो वो नंबर दिखेगा। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा वो नंबर कहाँ है। समझो बच्चे, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो समझना, मैं अपनी बात बताता हूँ। जो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा होता है, वो कोई डाउट भेजता है, मान लो अवेल का उसने डाउट भेजा, मैं उसको बता देता हूँ, देख याद कर बच्चे, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर मिसलिनियस में पढ़ाया था, ये वर्ब होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। वो कहेगा अरे हाँ ठीक है सर, याद आ गया। ठीक है। मेरे लिए बताना आसान, उसके लिए समझना आसान। अब जिस बच्चे ने मुझसे कोर्स किया ही नहीं, ढंग से वो लेक्चर लिखना नहीं चाहता, उसने बस मान लो फॉर एग्जांपल प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी और से कोर्स किया था, उसको पता चला अमन सर तो डाउट बताते हैं, उसने फटाक से वो नंबर ले लिया। अगर मैं ऐसे ही देने लग जाऊं, नंबर मिल गया, अब वो डाउट भेजेगा, मैं उसको बोलूंगा यहाँ पढ़ाया था, वो कहेगा सर प्लीज दोबारा बता दीजिए ना। फिर मैं कहूंगा यार वीडियो प्ले करके देख ले, वो देख वहां पढ़ाया था, नोट्स उठा ले। बताएगा नहीं कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूं, वो मेरे 10 मिनट खराब करेगा। इसलिए मैं उन बच्चों को नंबर नहीं देता। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आओगे तो नंबर अपने आप मिल जाएगा, बीच में आओगे तो नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं दूंगा। और आपसे भी अनुरोध है भाई, आप भी मत देना। आप ही का टाइम मेरा क्या है, जितने में से ज्यादा रिप्लाई मिलने में उतना टाइम ज्यादा, आपकी मर्जी है, बांटो। कभी जरूरत पड़ेगी 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा, फिर मुझे मत कहना, मेरे पास तो दिन के घंटे लिमिटेड ही है ना। चलो जी, देखो जरा पहले दो सेंटेंसेस को देखो जरा।
हाँ जी, शॉर्टली का मतलब जल्दी, जल्दी बरसात शुरू हो जाएगी तो तुम्हें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे इट हैज स्टार्टेड नहीं, इट विल स्टार्ट, वो यहाँ आ जाएगा जल्दी ही। अब जिस बच्चे ने एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ रखा है ना, जिस बच्चे ने एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ रखा उसको प्रेजेंटली का फंडा ही नहीं पता, वो प्रेजेंटली को सोचेगा अभी और यहाँ पे करेगा ही इज कमिंग, हाँ क्या ना। लेकिन जिसको प्रेजेंटली का फंडा पता है कि प्रेजेंटली का मतलब सून होता है, जल्दी ही होता है, तो उसको पता है कि फ्यूचर की सेंस के लिए आता है, वो करेगा नो एरर। बोलो भाई, समझ में आया। और जैसा कि अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है V1 होता है फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के लिए, मैंने कहा था ना आगे चल के आएगा, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन के लिए, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन के लिए V1 से भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कोई मंत्री की कहीं विजिट हो, कोई मूवी रिलीज होनी हो, कोई नासा का रॉकेट लॉन्च होना हो, फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन के लिए आप V1 से भी फ्यूचर को दिखा सकते हो, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा नो एरर। फ्यूचर दिखाने के ये तीन तरीके होते हैं, या तो मैं विल शैल लगा दूं, विल शैल की मदद से फ्यूचर बना लूं, ठीक है, या फिर गोइंग टू की मदद से फ्यूचर दिखा दूं, ठीक है, या फिर वो वर्ब की V1 से फ्यूचर दिखा दूं। जैसे आई विल गो टू मार्केट से आई एम गोइंग टू बाय अ कार, आई एम गोइंग टू बाय अ कार मतलब मैं गाड़ी खरीदूंगा, आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके। गोइंग टू के साथ मतलब इन्फिनेटिव लगाकर, गोइंग टू के साथ मतलब गोइंग के साथ इन्फिनेटिव लगाकर भी दिखा सकते हो, और फ्यूचर के प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन के लिए V1 भी लगा सकते हो। अभी तक हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है कि दोनों ऑप्शन में दिए आपको, छाट रहा हूँ, ज्यादा यही होता है जो ऑफिशियल एक्शन होते हैं उनके लिए ये लगाते हैं, मतलब V1 को प्रेफर करेंगे। प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन विल, यहाँ पे विल विजिट गलत नहीं है, विल विजिट यहाँ गलत नहीं है। काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा सर यहाँ पे नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट लिखने तो गलत हो जाए, बिल्कुल गलत नहीं है, बस विजिट्स प्रेफर होगा। फ्यूचर प्लान्ड ऑफिशियल एक्शन के लिए V1 को प्रेफर करते हैं। फिर भी अगर इसकी थोड़ी डेप्थ में जाना चाहते हो, डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो यूट्यूब पे कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना विल वर्सेस गोइंग टू अमन वशिष्ठ। आपको यूट्यूब पे लिखना है विल वर्सेस गोइंग टू अमन वशिष्ठ, ठीक है। इतना लिख दोगे एक वीडियो आ जाएगी, उसमें थ्योरी भी बताइए इसकी, साथ में 5-7 आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराएं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। चाहो तो देख सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है, जिसका मन हो देख लेना, ऑप्शनल है। नेक्स्ट पर आइए। मैंने आपको प्रेजेंट के सारे पढ़ाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही मैंने आपको इसके भी सारे पढ़ाए, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर का मैंने सिर्फ इंडेफिनिट ही कराया, तो टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट अभी आगे आएगा, इन्हीं दो पर एरर आते हैं, बाकियों पर एरर फ्यूचर पे बनते नहीं, ठीक। तो ऐसे में सोचिएगा सर फ्यूचर के बाकी टेंस कहाँ चले गए। आओ जरा, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, हम दो दोस्तों ने मिलकर सब्सक्रिप्शन लिया है सर जी, आपने हमें स्टाफ का नंबर दिया था, क्या कहना चाहते हो यश, यश क्या कहना चाहते हो। आज ही मैं तारीफ करने वाला था कि ये बैच है बढ़िया हो गया, देखो पढ़ाने पढ़ने में कितना मजा आता है, इधर उधर की कोई बात नहीं होती। हमने और हमने दोस्त ने सब्सक्रिप्शन मिलकर लिया है, तो इस बात का ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, ढोल वोल बजाने की क्या जरूरत है, मुद्दे की बात करो ना यार। मिलकर लिया हो चाहे बारात ने लिया, उससे क्या मतलब है, को काम की बात है तो कर भाई। मॉडल चैप्टर याद है, मेन क्लॉज पास्ट में है तो सब क्लॉज पास्ट में आएगा, कुछ याद आ रहा है। मेन क्लॉज पास्ट में है तो सब क्लॉज जो है वो पास्ट में आएगा, कुछ याद आ रहा है। हाँ भैया, तो लगा दो फिर इसी बात पे, ये 3 सेंटेंस से लगाओ उस बात को।
हाँ जी, आ जाइए। कुछ याद आ रहा है? किसी ने कोई बात कही थी, जो कही थी वो भी पास्ट हो गई होगी, है ना? जिसके शुरू में कंजंक्शन आती है वो सब क्लोज होता है, जिसके शुरू में कंजंक्शन नहीं आती मेन क्लोज होता है। मोहन के पिताजी ने ये कहा था, तो जो जो कहा था वो भी तो पास्ट हो गया होगा। याद है उस दिन कार्टून से छाप के स्टोरी बना के डिटेल में बताया था? वही चीज है कि मोहन के पिताजी ने उससे कहा था, तुमने ये बात सुन ली, किसी और को जाके बता रहे हो, तो जो कहा था वो भी तो पास्ट हो गया ना यार। तो इसको प्रेजेंट में कैसे लिख रहे हो? जो भी टेंस दिया हो बस उसका पास्ट वर्जन लिख दो। प्रेजेंट डेफिनेट दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट कर दो। और कोई हा हा ही हु मत करना। यश भाई क्लास देख रहे हो क्या? यश, क्लास देख रहे हो? बच्चे, मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हो। स्टाफ का नंबर दिया था, कोई आपका केस होगा, आपकी मेरे से बात हुई होगी, मैंने कुछ बोला होगा, मुझे याद नहीं है, नाम से थोड़ी याद रहेगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोशिश करो कि बीच में इधर उधर की बात करो ही मत, ठीक है? पहली क्लास के पहले सेंटेंस से इस कोर्स को देखो, तभी कोई फायदा होगा। बीच में मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ भाई, जिनको भी कोर्स करना और ऐसा करना है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, वो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए। यहां से लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक? चलो आ जाओ। राजेश सेड दैट मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन ही मेट हिम, ठीक है? राजेश सेड दैट मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन ही मेट हिम। राजेश ने कहा था कि वो गाना गा रहा था जब वो उससे मिला था। तो बताओ, राजेश ने कहा था, तो ये वाली एक्टिविटी भी तो पास्ट में ही हो रही होगी ना। तो क्या लिखना पड़ेगा? वॉज सिंगिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि सबके सब लिविंग बींग्स को वाटर की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। फैक्ट पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि सबके सब लिविंग बींग्स को जरूरत होती है, कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, मेन क्लोज पास्ट तो सब क्लोज पास्ट वाली बात प्रोवर्ब पर, हैबिचुअल एक्शन पर, यूनिवर्सल ट्रुथ पर, इन पर अप्लाई नहीं होती। क्लियर हो गया? चलो, अब एक रूल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया होता है। किसी किताब में लिखा होता है कि दो फ्यूचर एक साथ मत लगाओ, दो फ्यूचर एक साथ मत लगाओ। किसी किसी किताब में दिया होता है कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं लगाते। किसी किताब में लिखा होता है मेन क्लॉज फ्यूचर में हो ना, तो सब क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना, फ्यूचर में मत लिखना। किसी किताब में दिया होता है व्हेन, व्हाइल, इफ, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इनके बाद फ्यूचर का प्रयोग न करें। तीनों रूल एक ही बात है, एक ही बात को कहने के तीन तरीके हैं, तीनों बातें एक ही हैं। आओ इसका लॉजिक जान लेते हैं। कि दो फ्यूचर एक साथ क्यों नहीं लिखते, मेन क्लॉज फ्यूचर में तो सब क्लॉज प्रेजेंट में क्यों लिखते हैं, या इन शब्दों के बाद फ्यूचर का प्रयोग क्यों नहीं होता। आओ इसको लॉजिकली समझते हैं। देखो, प्रेजेंट के जितने टेंस हैं याद करो। प्रेजेंट डेफिनेट, मैं ऐसा करता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं ऐसा कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं ऐसा कर चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं ऐसा पिछले 2 साल से कर रहा हूं। सारे पास्ट वर्ड याद करो। मैं गया था, मैं उसका इंतजार कर रहा था, उसके आने से पहले ही मैं केक खा चुका था, जब वो आई थी उससे 2 घंटे पहले से मैं इंतजार कर रहा था। ये जितने सब रियलिटी है, सच्चाई है, सही में कोई काम हो रहा है, हो चुका था सही में। लेकिन जब कोई कहता है आई विल वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखूंगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है वो देखेगा, लेकिन क्या भी हो गया ये काम? बाई चांस बीच में काम आ जाए, कोई मूवी देखने का प्लान था, उधर से गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि जानू घर पे कोई है नहीं, फिर देखेगा वो मूवी? बताओ। तो पक्का तो नहीं है ना ये पक्का तो नहीं है। ये तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है किसी काम की कि हाँ, बहुत चांस है कि ये काम होगा, लेकिन अभी हुआ तो नहीं, ना ही अभी चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे ग्रामेरियंस इन फ्यूचर वाले विल शेल वालों को तो टेंस ही नहीं मानते। वो कहते हैं टेंस कहलाने के लायक ही नहीं, ये काम तो हुआ ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है, ये टेंस कैसे हो गया? लेकिन आपको 12 ही टेंस बोलने हैं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, काफी ग्रामेरियंस का एक ये विजन है, ये देखने का तरीका है कि इनमें कोई काम अभी हुआ थोड़ी, चल थोड़ी रहा, ये टेंस थोड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो इस बात को बेस मानकर बेसिकली है क्या, थोड़ा समझना। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, लेट आना और पेरेंट्स को बताना। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे जाने के लिए ये चीज एक कंडीशन है, शर्त है कि ये होगा तो ये होगा, हाँ कि ना? अगर तुम लेट आओगे तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, मान लो नहीं आए तो भी बताऊंगा, लेट आओगे तो ही तो घर वालों को बताऊंगा।
तो ग्रामेरियंस का ऐसा मानना है कि भैया ये भी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, ये भी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, और एक चीज के होने के लिए दूसरी चीजें कंडीशन है, यानी जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये बात ट्रू नहीं होगी, जब तक ये बात सत्य नहीं होगी, वो नहीं हो सकती। तो जो कंडीशन वाला पार्ट है, जो शर्त वाला पार्ट है, उसको मॉडल टेंस में मत लिखो, क्योंकि उसको ट्रू होना पड़ेगा उस चीज के होने के लिए, वो मॉडल टेंस में नहीं लिखी जा सकती। इसलिए रूल बन गया कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। मेन क्लॉज अगर, क्योंकि मेन क्लॉज कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें कंजंक्शन नहीं, इफ वाला सब क्लॉज है। मेन क्लॉज फ्यूचर में तो सब क्लॉज प्रेजेंट में लिखना। इसीलिए रूल बन गया इफ, अनटिल, अनलेस, वाइल, ये क्या है, कंडीशन को दिखाने वाले वर्ड है। तो कंडीशन को दिखाने वाले वर्ड के बाद तो सत्य लिखना पड़ेगा, ये होगा तभी तो वो होगा, इसलिए इसको अपन फ्यूचर टेंस में नहीं लिखते। 3 लैंग्वेज में रूल पढ़ाया जाता है, दो फ्यूचर एक साथ मत लिखो, मेन क्लॉज फ्यूचर हो तो सब क्लॉज प्रेजेंट लिखो, इनके बाद फ्यूचर ना लगाओ, ये सब मोटी मोटी बात वही है। लॉजिक समझ आया? एक बार फिर बोल देता हूँ, क्या लॉजिक है। जब भी आप फ्यूचर का कोई ऐसा सेंटेंस देखें, जब भी आप फ्यूचर का कोई ऐसा सेंटेंस देखें जिसके अंदर एक चीज के होने के लिए दूसरी चीज कंडीशन है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो जो कंडीशन वाला पार्ट है, जो शर्त वाला पार्ट है, उसको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरी चीज होगी। तो इसलिए आप वहां पे फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? इसमें बता दो अब जरा क्या आएगा। हाँ भैया, आसान है कि मैं उसे कॉल करूंगा जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। कॉल कब करूंगा? जब दिल्ली पहुंचूंगा, यानी दिल्ली पहुंचे बिना तो ये काम हो नहीं पाएगा। दिल्ली पहुंचे बिना तो ये काम हो नहीं पाएगा, दिल्ली पहुंचूंगा तभी तो कॉल करूंगा, दिल्ली नहीं पहुंचा तो कॉल क्यों करूंगा। तो ये वाला बिल ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है जी? ये सेंटेंस बच्चे हटा लीजिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन होगी। मैं इसकी जगह दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस हटा लीजिएगा, मैं इसकी जगह दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। अब रूल ये है कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। लो, मैंने दो फ्यूचर एक साथ लगा दिए और ये सेंटेंस नो एरर है। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि रूल रट्टे पढ़ने से क्या नुकसान होते हैं। क्यों? रूल ये है दो फ्यूचर एक साथ ना लगाएं, यहां पर दो फ्यूचर भी सही हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि सर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मोहन तुम्हें मैथ पढ़ाएगा, मोहन छोड़ के हिस्ट्री पढ़ाने लग जाए तो भी मैं पढ़ाऊंगा, मुझे क्या मतलब उससे। मेरी बात आ रही है समझ में? ये दोनों चीजें डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। वो रूल कब के लिए है, अगर आप ये जान लो ना रूल बना क्यों है, तो ये अपने आप समझ में आ जाता है वो रूल फ्लॉप कब होगा। वो रूल क्या कहता था कि अगर एक कंडीशन में है ये बात कि ये होगा तो ये होगा, तो जो कंडीशनल वाला पार्ट है, कंडीशन वाला जो पार्ट है, उसको आपको लिखना पड़ेगा काय में, उसको मॉडल में नहीं लिख सकते, मॉडल टेंस में नहीं लिख सकते आप। हाँ कि ना, मतलब फ्यूचर विल शैल से नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो यहाँ दो फ्यूचर सही है, कोई दिक्कत नहीं है 1% की। क्लियर हो गया? और जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे एंड आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, हाँ बच्चे, ग्रामर में इसको ऐसे ही बोला जाता है। ये जो आगे चल के पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना, एंड, बट, सो, इस टाइप की जो होती हैं, वहां पे क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, अभी वही है बात यार, अभी बोल लूंगा तो फिर वो और पजल हो जाओगे। ठीक है, बात ये है कि एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में कोई मेन क्लॉज सब क्लॉज नहीं होता, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होते, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे दो फ्यूचर आ पा रहे हैं। लेकिन रटने की वजह, ये भी तो एक रट्टा ही हुआ ना कि एंड आए तो दो फ्यूचर आ सकते, ये भी तो रट्टा ही हुआ। इसकी जगह समझ ले लो ना यार कि ये दोनों बातें एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसलिए तो फ्यूचर अलाउड है। ऐसे समझना बेटर है। चलो, तो हमने अभी तक ये देखा कि मेन क्लोज पास्ट में है तो सब क्लोज प्रेजेंट में आएगा, सॉरी, मेन क्लोज पास्ट में है तो सब क्लोज पास्ट में आएगा, मेन क्लोज फ्यूचर में है तो सब क्लोज प्रेजेंट में आएगा।
अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में आ गया तो, अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में आ गया तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। यानी ग्रामेटिकली तीनों अलाउड है, लेकिन मीनिंग निर्धारित करेगा कि आप लगाओगे कौन सा। आओ समझाता हूं कैसे। जैसे ये सेंटेंस है, मेन क्लॉज प्रेजेंट में आ गया, है ना, कंजंक्शन वाला पार्ट है, ये वाला सब क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। मोहन अक्सर कहता है, मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर में रहता है, ठीक है। मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर रहता था, ठीक है। मोहन अक्सर कहता है कि वो जयपुर रहेगा। तीनों ठीक है, यहाँ तो तीनों ठीक है, तीनों से मीनिंग क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं ऐसे लगा दूं, व्हेन हिज फादर वाज पोस्टेड देयर, अब बताओ क्या ठीक होगा? अब बताओ क्या ठीक होगा? जब उसके पिताजी वहां पोस्टेड थे, अब तो सिर्फ लिव्ड ठीक होगा ना, नहीं समझे? तो अलाउड तीनों है। प्रेजेंट ऐसा भी हो सकता है, मेन क्लॉज प्रेजेंट में, तो मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो सब क्लॉज कभी आपको प्रेजेंट में दिखेगा, कभी पास्ट में दिखेगा, फ्यूचर में दिखेगा, डिपेंडेंट होगा मीनिंग पर कि मीनिंग क्या देना चाहते हो। बोलो भाई, क्लियर हुआ? पहले से काफी ठीक है हिमांशु, पहले से बहुत ठीक है। बोलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मुझे बताना इसमें क्या एरर है। हाँ भाई, क्या एरर है इसमें? अरे क्या हुआ, कल ही तो पढ़ा के गया हूं। सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, अकेले कॉन्टिन्यूस से काम नहीं चलेगा, वो 5 बजे से अब तक सो रही है, परफेक्शन की सेंस भी देनी पड़ेगी, हैज बीन लगाना पड़ेगा। हाँ के ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिंस 5 AM ना लिख के, मैं यहाँ पे सिंस 5 AM ना लिख के ऐसे लिख दूं, सिंस शी रिटर्न्ड फ्रॉम द पार्टी, तो कुछ चेंज होगा कि हैज भी नहीं लगाना पड़ेगा? तो भी हैज भी नहीं लगाना पड़ेगा। तुम देख रहे हो जो काम 5 AM करा था, 5 AM क्या करा था, टाइम बता रहा था। हाँ कि ना? ये शी रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, ये भी तो एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम ही बना रहा है, नहीं? बताओ, ये भी तो टाइम ही बताने का काम कर रहा है। सिंस 5 बजे कह दो कि सिंस वो पार्ट, जब से वो पार्टी से आई तब से सो रही है, 5 बजे सो रही है, जब से वो पार्टी से आई तब से सो रही है। बोलो, इसी को कहते हैं क्वेश्चन मेकअप करके आ गया। हमारे एक मैथ्स वाले सर थे, वो कहा करते थे क्वेश्चन मेकअप करके आ गया। देखो, इफ एन एक्शन ऑफ पास्ट, अगर पास्ट का एक एक्शन सिंस के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से यूज में ले रहे हो, पास्ट का एक एक्शन सिंस के साथ अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से यूज में ले रहे हो, तो उस एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखो और उसके साथ मेन क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओ। इसमें कुछ नया नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा वही है। देखो, सिंस के साथ 2020 लिखने की बजाय 7 बजे लिखने की बजाय आपने पास्ट का एक एक्शन लिख लिया। ऑब्वियस बात है, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है, तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा, कंटिन्यूस से तो बनेगा नहीं। परफेक्ट टेंस तो दो पास्ट के एक्शन की तुलना करता है, वो तो करवाना नहीं, मुझे तो पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए ये तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ता है। और इधर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, अगर एक्शन चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, खत्म हो गया हो या ना हो रहा हो तो पास्ट परफेक्ट आएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। कुछ नया है इसमें? यही तो पहले पढ़ा था आपने, यही तो पहले पढ़ा था आपने। आई गॉट सिलेक्टेड इन ओडिशा पुलिस। चलो आशुतोष, सब तुम्हारी मेहनत है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बस एक ही सजेशन है मेरा, अब रुकना नहीं है। आपका एक लेवल पहुंच चुका है कि आप एग्जाम क्लियर करने लग गए हो, तो अब धड़ धड़ सारे क्लियर होंगे, अब छोड़ना मत। एक साल अपना और अभी पेपर देते रहना, ठीक है? और निकलेंगे धड़ धड़ सारे इकट्ठे निकलेंगे। चलो, यही तो मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि सिंस के साथ अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हो, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हो, कल यही तो पढ़ा के गया हूं मैं आपको। तो इधर या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, यही कल पढ़ाया। आज बस इस पॉइंट ऑफ टाइम की जगह पे पास्ट का एक एक्शन आ गया जो पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम कर देगा, और कुछ भी चेंज नहीं है, और कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो, इसके दम पे अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी, कर लिया आपने अपनी ट्राई। मैं यहाँ पे लिख देता कि उसने मुझे कॉल नहीं किया 2002 से, ये ना लिखता। फटाक से तुम यहाँ पे सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट डाल देते। हाँ कि ना। अभी कुछ बच्चे जो हैं वो पास्ट परफेक्ट लिखने में लगे हुए हैं। पास्ट परफेक्ट कब लगता है? जब पास्ट के दो एक्शन की तुलना करनी हो। है, हैड नॉट कॉल्ड मी कहां से आ गया भैया? बोलो। एक बात बताओ, पहले वो ऑस्ट्रेलिया गई कि पहले बात करनी बंद करी? बोलना। पहले वो ऑस्ट्रेलिया गई कि पहले बात करनी बंद करी? बताओ। पहले ऑस्ट्रेलिया गई, तो तुम इसको पास्ट परफेक्ट में क्यों लिख रहे हो? सोचो। तो भैया यहाँ पे कोई पास्ट परफेक्ट वगैरह नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। शी हैजंट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। 2002 से लिख दूं, उसकी जगह मैंने लिख दी जब से वो ऑस्ट्रेलिया गई अजय के साथ। पहले रोज मुझे कॉल करती थी। अब भैया उसकी शादी हो गई एनआरआई लड़के से, अजय के साथ चली गई, वो मुझे क्यों भाव देगी? इस पे आओ। उन्होंने हमें कॉल नहीं किया एक बार भी जब से हम दिल्ली से आए। एक बार भी कॉल नहीं किया जब से हम दिल्ली से आए। हमारे पड़ोसी थे दिल्ली में। अरे भाई साहब, अब आप यहाँ से चले जाओगे हमारा कैसे मन लगेगा? अब तो हम भी सोच रहे हैं मकान बेच के चले ही जाएं अपने पुश्तैनी कहीं। 2 साल हो गए हमें आए, आज तक एक कॉल नहीं किया, पूछा भी नहीं कि पहुंच गए कि मरमरा गए रास्ते में। तो जब से हम दिल्ली से आए एक कॉल नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे हैवंट कॉल्ड। वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं जब से मैंने उनकी कंपनी छोड़ी है। वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं जब से मैंने उनकी कंपनी छोड़ी है। अब यहाँ पे चाहे मैं सिंस वो मुझे 2002 से बार बार कॉल कर रहे हैं, ये लिख लो कैसे भी लिख लो। हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दे हैव बीन कॉलिंग मी, क्योंकि ये काम अभी चल रहा है। इस बार कॉल्ड से काम नहीं चलेगा। अभिमन्यु, सब तुम्हारी मेहनत है भाई, सब तुम्हारी मेहनत है। थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। इसको करो जरा। मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं जब से तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। कॉलेज में तुमने मुझे ना करी थी ना, लेकिन मैं सच्चा आशिक हूं। आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, भले ही तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं। तो मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ। ये वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर सिंस के साथ पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए था, पॉइंट ऑफ टाइम बनता है पास्ट इंडेफिनिट से, तो यहाँ रिजेक्टेड चाहिए था। बोलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। अब एक रूल और है, इसका भी लॉजिक क्रैक कर लेंगे अपन। पॉसिबल है तो नया वोकैब बैच भी लाइएगा। रविकांत, चारों वोकैब बैच कर लिए? जो 4 वोकैब बैच है वो कर लिए भाई? 4 वोकैब के बैच है ना अपने, चारों पूरे हो गए? थैंक यू यूजर भाई, थैंक यू। अरे कोई मजाक वजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा बच्चे में, मैं सिंपली बस आपसे ये कहना चाहता हूँ जो भी बच्चे हैं वो 4 वोकैब के बैच कर लो। ठीक है, गुस्सा उस्सा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बच्चे। 2 कर लिए तुमने, पेपर तक 2 ही और कर पाओगे। ठीक है, लाने को मैं तो 5 बैच और ले आऊं, लेकिन बच्चे वो 4 ही नहीं कर पाते। बच्चे वो 4 बैच ही पूरा नहीं कर पाते। जब नया नया कोचिंग शुरू होता है, सर किताब का नाम बोल दो सर, सारी याद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं कह रहा हूं रविकांत, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। बहुत रेयर ही कोई मुझे शायद 100 में से कोई 1 या 2 बच्चे होते होंगे जो कहते होंगे सर चारों बैच मेरे पूरे हो गए। लोग वादा करते हैं किताब पूरा करने का, है ना, जिसमें 7,000 वर्ड्स हैं, किताबें रटने 15-15 हजार वर्ड की किताब निकाल रहे हैं लोग, 20-20 हजार वर्ड की किताब निकाल रहे हैं लोग। फिर पेपर के बाद आके कह देंगे देखिए थी किताब में तो आया। अब तो 1 लाख वर्ड डिक्शनरी बेचने लग जाना। डिक्शनरी बेच लो, डिक्शनरी, फिर कह देना देखो हमारे में से आया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हम तो कितने की भी लिख देंगे, हम तो कितने भी वर्ड्स की किताब लिख देंगे, लेकिन बच्चा कितने कर पाएगा वो तो सोचो थोड़ा सा। ये 4 वोकैब के बैच में 4,000 वर्ड है मुश्किल से, और वर्ड भी नहीं है इसमें, ईडीएम भी है, वन वर्ड भी है, सब मिला के 4,000 है। ये तो बच्चे से पूरा नहीं हो रहा, ये तो बच्चे से पूरा नहीं हो रहा। चलो आ जाओ।
गौरव करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। आ जाइए, रूल क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट आए फिर बाय द टाइम हो तो आगे प्रेजेंट डेफिनेट लगाना, या उल्टा कह लेते हैं कि बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट डेफिनेट हो तो इधर फ्यूचर परफेक्ट लगाना। दो में से एक जगह गलती होगी। प्रेजेंट डेफिनेट की जगह कुछ और दिया होगा तो वहां ठीक कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की जगह कुछ और दिया होगा तो वहां ठीक कर लेंगे। ऐसे ही बाय द टाइम के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो इधर पास्ट परफेक्ट आता है, या कह लो कि पास्ट परफेक्ट हो और बाय द टाइम के साथ कोई टेंस लिखना हो तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है। क्यों बना ये रूल? रूल क्यों बना? आओ समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझो। मुझे एक बात बताओ, ये बाय द टाइम का मीनिंग क्या होता है? बताएगा कोई बाय द टाइम का मीनिंग? बाय द टाइम का होता है जब तक, है ना? ऐसे सेंटेंस बनाएगा, ये हो चुका होगा जब तक ये होगा, ये हो चुका था जब तक ये हुआ। इसका मतलब जब तक। कुछ याद करो, उन्होंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ये अब तक, जब तक, तब तक, ये कौन से टेंस की पहचान होते हैं? ये कौन से टेंस की पहचान होते हैं? ये तो सर कंप्लीशन को दिखा रहा है, कंप्लीशन को दिखा रहा है, तो सर परफेक्ट टेंस की पहचान है ये तो। देखो मैं आपको चाह रहा हूं कि आप सोच पाओ कि ये टोटल टेंस तो 12 है। ये कॉम्बिनेशन, ये चार ही वर्ड का कॉम्बिनेशन क्यों है? ये रूल क्यों बना? इधर परफेक्ट ही क्यों आता है, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं आता? ये आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है? ऐसे इधर तुम सोच पाए थे ना, जैसे सिंस वाला मैंने आपको कराया। अब रूल ये है कि सिंस के साथ इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इधर प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस आएगा। कोई तुमसे पूछेगा तो बता पाओगे ना उसको? क्योंकि सर सिंस हमेशा पास्ट की बात करता है। 2007 से 7 बजे से सिंस के साथ फ्यूचर या प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता। और पॉइंट ऑफ टाइम बनाना है तो ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो ड्यूरेशन को दिखाता है। अब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही क्यों आते हैं? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी प्लस परफेक्शन दिखानी होती है कि तब से अब तक ये काम जारी है। थोड़ा लॉजिकली पढ़ोगे तो फिर ये रट्टे नहीं बिठाने पड़ेंगे। ऐसे ही मैं चाह रहा हूं कि आपको इसका भी लॉजिक दे दूं, सुनो ध्यान से। बाय द टाइम माने जब तक, बाय द टाइम माने जब तक, जब तक माने परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम आया तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट का दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं दिख रहा, क्यों? अब सोचो जरा। ये बाय द टाइम एक ऐसा वर्ड है जो तुलना के काम आता है। दो एक्शन होंगे तो ही आ पाएगा। बाय द टाइम कभी अकेला आ पाएगा? सोचो। बाय द टाइम का मतलब होता है ये हो चुका था जब तक ये हुआ, ये हो जाएगा जब तक ये होगा। दो चीजें लिखनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनिएगा। पास्ट परफेक्ट में जो आपको बात बताई थी ना कि दो एक्शन की तुलना करने का काम आता है, सेम बात फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट भी अकेला नहीं लगता, ये भी दो एक्शन की तुलना करने के काम आता है। फिर से कहानी शुरू करूं। बाय द टाइम माने जब तक, जब तक माने परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो एक्शन की तुलना करता है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अकेला भी अलाउड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट को तुलना की जरूरत नहीं, इसलिए उसके लिए कॉम्बिनेशन बनानी। आई हैव वॉन अ गोल्ड मेडल अकेला लिखा जा सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए वो स्ट्रक्चर में नहीं। ये दोनों हमेशा तुलना में चलते हैं, इसलिए बाय द टाइम के साथ इन्हीं का स्ट्रक्चर बनता है। इतनी बात क्लियर हो? फिर बोलूं। बाय द टाइम माने जब तक, जब तक माने परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसा बाय द टाइम वर्ड ऐसा है जो दो एक्शन की तुलना कराता है, उसमें तुलना की जरूरत नहीं। अगली बात, पास्ट परफेक्ट के केस में अगर तुलना कराई जाती है, दो पास्ट के एक्शन की तुलना कराई जाती है, याद करो। जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में। कुछ याद आया? रूल कुछ नहीं है, जैसे पिछले बोला बस मेकअप करके आ गया। अभी मैं यहाँ पे अगर बिफोर लिख दूं, अभी अगर मैं यहाँ पे बिफोर लिख दूं, फट से पकड़ जाओगे तुम। बाय द टाइम कुछ नहीं है, थोड़ा बिफोर से हल्का सा ही मीनिंग अलग है इसका। एग्जाम्पल देखना, ये लास्ट वाले दो एग्जाम्पल देखो, ये 3 और 4 नंबर देखो जरा। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक, बिफोर ही होता है एक किस्म का। सोचो, पढ़ना जरा। हाँ जी।
द सन रोज बाय टाइम, द सन रोज बाय द टाइम रोहन वोक अप। सूरज जो है वो उग चुका था जब तक रोहन उठा। सूरज जो है उग चुका था जब तक रोहन उठा। सूरज उग चुका था जब तक रोहन उठा। ठीक है। अब यहां पे तुम्हें पता चल रहा होगा कि बिफोर भी यही मीनिंग देता है। बिफोर भी यही मीनिंग देता है। जैसे बिफोर के बाद 5 बजे लिख के आप समझ पा रहे थे ना, इसमें सीधी बात याद रखना कि बाय द टाइम के साथ जो क्लॉज लिखा जाएगा, बाय द टाइम के बाद जो क्लॉज लिखा जाता है, बाय द टाइम के बाद जो क्लॉज लिखा जाता है वो एक्शन हमेशा बाद में होता है। यानी रोहन बाद में उठा, सूरज पहले उग गया। रोहन बाद में उठा, सूरज पहले उग गया। ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियस बात है कि ये काम बाद में होगा और ये काम पहले हो चुका है। और दो पास्ट के एक्शन में अगर कंपैरिजन कराना होता तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हेड राइजन लिखना पड़ेगा। बताओ, ये कुछ नया है कि पहले पढ़ चुके हो? ऐसे नहीं लग रहा है तो सर पहले पढ़ाई तो है, बस बिफोर की जगह बाय द टाइम हो गया, और क्या डिफरेंस है? इसको करो जरा। हाँ जी। जब तक उसकी मम्मी वापस आई थी, जब तक उसकी माँ आई थी, वो घर के सारे काम निपटा चुकी थी। जब तक उसकी माँ वापस आई थी, वो घर के सारे काम निपटा चुकी थी। बताओ। तो यहाँ पे बिफोर वही वाली बात है कि उसकी माँ के आने से पहले वो ये सारे काम निपटा चुकी थी। माँ के वापस आने से पहले पहले वो सारे काम निपटा चुकी थी, तो यहाँ पे हैड कंप्लीटेड लिखना पड़ जाएगा आपको। अब इसमें कोई नई बात है कि ये तुम पहले पढ़ चुके हो? कुछ नहीं है, बस बिफोर की जगह बाय द टाइम लगा के नया रूल बना के दे दिया, और कुछ भी नहीं है। इन दोनों को भी कर लो। पहले दो को। चलो यार, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो। एक मुझे ना अर्जेंट कॉल करनी है, तुम ब्रेक ले लो। 3-4 मिनट बाद कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है? तुम ब्रेक ले लो, तब तक तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, मैं कॉल कर लूंगा।
हाँ जी, करें शुरू। तो दे विल रीच होम बाय द टाइम इट गेट्स डार्क। ठीक है, कहना क्या है, वो घर पहुंच चुके होंगे जब तक अंधेरा होगा। जब तक अंधेरा होगा ना, वो घर पहुंच चुके होंगे, यानी ये वाला काम निपट चुका होगा, हो चुका होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की जरूरत है, क्या लिखना पड़ेगा, दे विल हैव रीच्ड। बोलो जी, क्लियर है। अब मुझे एक छोटा सा मेरा डाउट है, वो बताओ कि यार वो घर पहुंच चुके होंगे जब तक अंधेरा होगा, घर पहुंच चुके होंगे फ्यूचर में पहुंचेंगे, तो अंधेरा तो उसके भी बाद होगा। ये लिख दिया मैंने प्रेजेंट में, ये क्यों हो रहा है, सवाल समझ आया। शिवम कह रहा नेचुरल है, नेचुरल क्या होता है, यहाँ कौन से नेचर पेड़ पौधे घुसा दिए भाई, कि कुछ भी बस टाइप करना है। सोचो सोचो सोचो, आज जो पढ़ाया उसी में जवाब छुपा हुआ है। बताओ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि पहुंचने के बाद अंधेरा होगा, तो पहुंचने का काम अगर फ्यूचर में है तो अंधेरा तो उसके भी आगे होगा, तो ये प्रेजेंट में कैसे आ गया। दो फ्यूचर एक साथ नहीं लिखते, ये काम हो चुका होगा जब तक ये काम होगा, यानी ये कंडीशन है, शर्त है, इसको मॉडल टेंस में नहीं लिखेंगे। आज ही पढ़ाया। चलो सेम बात इसमें, वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे, वो ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी जब तक तुम वापस आओगे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव हैड करना पड़ेगा। याद है वो हैव हैड वाले सेंटेंस, वो इसी दिन के लिए पढ़ाए थे तुम्हें, ताकि तुम्हें ये अजीब ना लगे। फिर यहाँ पे फ्यूचर क्यों नहीं आया, वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट पर आ जाइए। एक ये छोटा सा रूल और है टेंस का, एक ये छोटू सा रूल और है। इसका जो लॉजिक है ये आपको कंडीशनल चैप्टर में मिलेगा, अभी के लिए इसको याद करना है, कंडीशनल चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली इसका जो लॉजिक है वो सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड है। इसका जो लॉजिक है वो एक टॉपिक है सब्जेक्टिव मूड, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका लॉजिक आपको आगे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी इसको याद रखिए कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद हमेशा वी टू लगाना है, यानी यहाँ पे स्टार्टेड आएगा, यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, और यहाँ पे इन्वेस्टेड आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो वर्ब हो ना, मेन वर्ब हो, उसी को वी टू में करना, कहीं तुम इन्फिनेटिव में वी टू लगा दो, अगर मेन वर्ब कोई आ ही नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नो एरर है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि रट के पढ़ना कैसा लगता है, अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि रट के पढ़ना कैसा लगता है। किसी के लेक्चर उठा लो, आपको इसका कहीं लॉजिक मिल रहा हो तो, है ना। कहाँ तो मैं एक रूल कह रहा हूँ और इसका भी मैं कह रहा हूँ, आगे चल के लॉजिक बता दूंगा। कहाँ सोचो आपको पूरा कोर्स ही ऐसे करना पड़ जाए। बच्चे इट इज टाइम के बाद वी टू का प्रयोग किया जाता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद वी टू का प्रयोग किया जाता है। सर क्यों किया जाता है, बस रूल है, याद करना बेटा ये तो, क्यों क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वर्ब हो तो उसको वी टू में करना। मान लो वर्ब है ही नहीं, कहाँ है इट इज टाइम के बाद यहाँ कोई वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब ही नहीं है, तो इन्फिनेटिव में वी टू मत टाप देना कहीं। अब जब आप टेंथ चैप्टर के एरर सॉल्व करोगे, जब आप टेंथ चैप्टर के एरर सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताओ।
हाँ जी, शी केम होम, वो घर आई, खाना बनाया, वो घर आई, खाना बनाया और सोने चली गई। वेंट टू बेड का मतलब था सोने चले जाना। घर आई पास्ट में, खाना बनाया पास्ट में, सोने चली गई प्रेजेंट में। क्या कर रही है? तीनों पैरेललिज्म में चल रहे हैं, तीनों पैरेललिज्म में चल रहे हैं ना। अरे हाँ के ना, ये V2 में है, ये V2 में है, तो ये भी तो V2 में आएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एंड वेंट टू बेड लिखना पड़ेगा। अब इसके लिए कोई रूल वूल की जरूरत है क्या? इसके लिए कोई रूल की जरूरत है? अब तुम कहोगे सर इसमें तो जो आपने पढ़ाए थे V2 के साथ यस्टरडे, वो सब का यूज होता है, वो तो कहीं रूल है नहीं। तो 10th चैप्टर जब आप सॉल्व करोगे तो कम से कम आपके 30% एरर्स ऐसे होंगे जो मीनिंग बेस्ड होंगे, जो मीनिंग पढ़ते ही पता चल जाएगा, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस मीनिंग के अनुसार यहाँ ये टेंस आना चाहिए था। कुछ मेरी बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? कि 30% टेंस के एरर प्योर मीनिंग बेस्ड होंगे, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा यहाँ पे ये मीनिंग देना तो टेंस गलत है, ये वाला लगा लो। बोलो भाई, क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके साथ अपना 10 चैप्टर होता है खत्म। फिर वही बातें जो हर बार करता हूँ, केडी कैंपस वॉल्यूम 1, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स प्रैक्टिस बैच, या तो इन तीनों को मिला के 150-200 सवाल लगा लो या एरर प्रो से लगा लो, लेकिन कम से कम 50-60-70 सवाल जरूर लगा लो। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम, धरती गड्ढा खोद के मिनिमम, इससे नीचे सवाल अगर आप लगाओगे तो ये कोचिंग बार बार लेने के कुछ चक्कर में फंसे रहोगे, चीजें भूल जाते हैं। कोचिंग कर ली ना, नोट्स बनाए, किसी ने नोट्स बनाए तो प्रैक्टिस नहीं करी, फिर जब कोर्स कर लिया 2 महीने बाद रिवीजन के लिए उठाते हैं, कुछ याद नहीं आता, फिर तुम कह रहे हो टीचर बेकार था, फिर दोबारा कोचिंग लोगे, फिर तिबारा कोचिंग लोगे, तो उससे अच्छा एक ही बार ढंग से कर लो। क्लियर है जितनी बात? चलो, एक टॉपिक है वैसे इन्वर्जन, बोरिंग सा, वो भी कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक कौन सा? कल कुल कुछ नहीं है, 1 घंटा पड़ा अभी। कल की छुट्टी है वैसे भी। नहीं, इन्वर्जन तो पेंडिंग है ही। इससे अगला टॉपिक कौन सा दिखा रहा है आपके शेड्यूल में? अगला टॉपिक कौन सा दिखा रहा है इसके बाद? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वाह वाह वाह, क्या मस्त चैप्टर है, वही शुरू करते हैं। टेंस की पीडीएफ नहीं पड़ी है सर, उसमें कोई बात नहीं, पड़ जाएगी। तब तक तुम प्रैक्टिस बैच के 50 तो लगाओ। आ जाओ। एक बार मैंने पहले ही आपको शायद ऐसा एग्जांपल लेके बताया था, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। वर्ब चैप्टर में शायद सेंटेंस आया था, अमंग दोज कलरफुल पेंसिल, या अमंग दोज पेन्स वॉज लाइंग माई फेवरेट पेंसिल, ऐसा कुछ आया था, कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था कि इन्वर्जन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि शुरू में एडवर्ब आती है तो रियल सब्जेक्ट कई बार लास्ट में लिख दिया जाता है ना। तो उसी के बेस पर ये 2 सवाल है। उसके बाद फिर अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोनाउन चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि इन शब्दों के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएं। उसी के बेस पर ये 3 सवाल हैं। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ।
हाँ भाई, किया। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, फ्रंटियर माने सीमा, भारत की जो उत्तरी सीमा है, भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ माइटी हिमालयज लोकेटेड है। भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ माइटी हिमालयज लोकेटेड है, हाँ कि ना? अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ माइटी हिमालयज लोकेटेड है। हिमालयस के साथ वर्ब कैसी आएगी? हिमालय कोई एक पर्वत श्रेणी का नाम, एक पर्वत का नाम नहीं, पूरी पर्वत श्रेणी का नाम है, माउंटेन रेंज है ये एक। वर्ब आएगी प्लूरल, आर लोकेटेड। क्योंकि अलोंग तो प्रीपोजिशन है, फ्रंटियर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, असली जो सब्जेक्ट है, रियल जो सब्जेक्ट है वो क्या? हिमालयस है। उन डेंजरस क्रिमिनल्स के बीच में बैठी थी वो छोटी सी डरी हुई बच्ची, अमंग प्रीपोजिशन है, क्रिमिनल तो इसका ऑब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट तो ये गर्ल है, जो असली सब्जेक्ट है वो तो ये गर्ल है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा। राहुल अपने भाइयों की तरह ही, राहुल ने अपने भाइयों की तरह ही आर्मी ज्वाइन कर ली, की तरह वाला मीनिंग है तो लाइक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राहुल के हिसाब से वर्ब आएगी, हैज आएगा। चीफ मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है, अलॉन्ग विद प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आएगा, इज प्रोटेस्टिंग बनेगा। रानी अपनी दासियों के साथ खेल रही है, अकंपनीड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, रानी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इज आएगा। इस पर लौट के भी आएंगे, बताओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगा यार ये ऐसा क्यों लग रहा है, पहले पढ़ा पढ़ा सा हुआ है? हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 90% चैप्टर में आपको बाकी चैप्टरों के बीच में ही पढ़ा चुका हूं। इन तीनों को देखो जरा, हिंट है नाउन चैप्टर, हिंट है आपके लिए नाउन, सोचो फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, थ्री इडियट्स ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया सोसाइटी को। अब ये थ्री इडियट्स तुम्हें पता है मूवी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा। इस प्लेन की फिजिक्स ठीक नहीं है, कुछ याद आ रहा है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट का नाम हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। लेकिन मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स लिख दूं तो उसका मतलब कैलकुलेशन स्किल्स हो जाता है। सेम ऐसे फिजिक्स के साथ है, फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन इस एरोप्लेन की फिजिक्स मतलब, अगर मैं कोई इस ट्रेन की फिजिक्स, इस गाड़ी की फिजिक्स, इस एरोप्लेन की फिजिक्स, तो यहाँ फिजिक्स कोई सब्जेक्ट का नाम तो नहीं लग रहा। यहाँ पे इसका मतलब है एरोडायनेमिक्स, यानी उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यहाँ पे इसका मतलब है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। कुछ मेरी बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे फिजिक्स का मतलब हो गया कि इस प्लेन की लेंथ ब्रेड्थ हाइट ठीक नहीं है, तो इस बार वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वेस्ट इंडीज लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास, वेस्ट इंडीज अब ये क्या है? कंट्री का नाम है, वर्ब कैसे हो जाएगा? सिंगुलर। बोलो भाई, करो ट्राई, ये 7 सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल ईजी है, धजियां उड़ा दोगे तो मुझे पूरा यकीन है, करो। डरो मत, ये सारी बातें पहले तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा सा लॉजिकली सोच लोगे काम हो जाएगा। लास्ट वाले 4 का हिंट ये कि कई बार चीजें लिखी दो होती हैं लेकिन वो होती एक ही है, ठीक है? ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूटिव पर बेस्ड है, करो ट्राई।
थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। खाली मत बैठो यार, मुझे तो आता ही, मैंने तुम्हारे लिए टाइम दे रखा है। हर एक लड़का और हर एक लड़की इनवाइटेड है पार्टी में। भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन ईच लग गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, एक एक करके बात करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मान लो लड़कों का हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है, हर लड़का इन्वाइटेड है, हर लड़की इन्वाइटेड है। कोई भी अकेला लड़का चला जाएगा तो क्या उसकी एंट्री नहीं होगी? उसको बोलेंगे नहीं नहीं लड़की के साथ आओ तो ही। हर एक लड़का हर एक लड़की इन्वाइटेड है, एक एक करके बात करनी है, सिंगुलर करके बात करनी है। तो यहाँ पे वर्क कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये ईच जो आपने यहाँ लिखा ना, ये इसके साथ भी अंडरस्टूड है। हर एक लड़का और हर एक लड़की, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसमें कुछ नया नहीं किया, बस दो बार ईच लिख दिया। दो बार ईच लिख दिया तो बच्चा ने पढ़ नहीं रखा होता, बच्चा बावला हो जाएगा। बच्चे बोले अच्छा हर एक लड़का एक और एक, ये दो हो गए। यहाँ भी हैज ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। दो बार ईच लिखने से खाली स्ट्रेस बढ़ता है और कुछ नहीं। इसमें कोई फर्क नहीं है। ईच बॉय एंड गर्ल इज इक्वल टू ईच बॉय एंड ईच गर्ल। एक मिनट भाई। हाँ जी। तो हर एक लड़का और हर एक लड़की इनवाइटेड है पार्टी में। सेम बात यहाँ पे, सेम बात यहाँ पे, बस दो बार ईच लिख दिया, इनमें और कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। कोई ऐसा एनिमल नहीं है, कोई ऐसा पक्षी नहीं है, एनिमल्स नहीं, एनिमल आएगा। कोई ऐसा एनिमल नहीं, कोई ऐसा पक्षी नहीं है। तुम्हें नहीं लग रहा है नो दोनों जगह अंडरस्टूड है? कोई पक्षी नहीं है, कोई एनिमल नहीं है जो पानी के बिना जी सकता हो, है ना? तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब तुम मुझे बताओ, ये कोई दो अलग अलग आदमी की क्वालिटीज हैं कि एक ही के लिए बोली जा रही है? खरगोश कछुए की कहानी की वो मॉरल नहीं है। वैसे तो स्लो भी एडजेक्टिव होता है, एंड कंजंक्शन स्टडी भी एडजेक्टिव होता है। ये सब्जेक्ट कैसे बन सकते हैं सर? ये तो एडजेक्टिव है, ये कैसे सब्जेक्ट बन गए? क्योंकि एक नाउन को रेफर कर रहे हैं। ये स्लो की बात नहीं हो रही है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्लो और स्टडी हो। कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे रेफरेंस एक नाउन का है, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कह लो चाहे प्रोवर्ब है।
यहाँ पे स्लो स्टडी सब्जेक्ट नहीं है, स्लो और स्टडी को व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति, कायदे से लिखा ही हुआ लेकिन रियलिटी में पता है क्या है, ये है वन हु इज स्लो एंड स्टडी। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो स्लो एंड स्टडी हो, ये किसी एक सिंगुलर व्यक्ति को रेफर करें, ऐसा नहीं स्लो कोई और है स्टडी कोई और है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जब रेफरेंस सिंगुलर का है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करते। समय अलग चीज है, लहर अलग चीज है, ये कोई एक व्यक्ति को थोड़ी रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगी। ये सेंटेंस मैंने इसलिए कराया क्योंकि कई बार ना बच्चा रट लेता है, बच्चा अपने आप लॉजिक बना लेता है। अच्छा वो कहावत टाइप कोई चीज होगी ना, अच्छा वो कहावत टाइप कोई चीज होगी ना तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। कहीं तो अपने आप ही रूल बना दो। ब्रेड बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ब्रेड बटर कैसे खाते हो भाई, पहले ब्रेड खा लेते हो, 2 घंटे बाद 2 चम्मच मक्खन खा लेते हो, ऐसा है कि ब्रेड पे मक्खन लगा के, जब ब्रेड पे मक्खन लग गया तो एक ही चीज होगी ना, एक ही चीज होगी तो वर्ब सिंगुलर लगा लो। यहाँ ब्रेड और मक्खन नहीं बिकते भाई, कहीं और जाके कोई और दुकान पूछ ले, जब दुकान पे बिकते हैं तब तो अलग अलग आइटम ही माने जाएंगे, तब आ जाएगा। बोलो, अरे कोई मुश्किल चीज लग रही है कि ऐसे लग रहा है यार ये कुछ ज्यादा आसान सा नहीं हो गया। कुछ याद है, एक बार मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो कि अगर मैं दोनों जगह आर्टिकल लगाता हूं, ऐसे लिखूं द एक्टर एंड द सिंगर, द एक्टर एंड द सिंगर, तो ये दोनों अलग अलग लोग होंगे, जैसे मान लो अक्षय कुमार सोनू निगम। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं द एक्टर एंड सिंगर, एक ही बार आर्टिकल लगाऊं द एक्टर एंड सिंगर, तो यानी यानी ये एक ही पर्सन है, जैसे दिलजीत, है ना, क्लियर हुआ, जैसे आयुष्मान खुराना। ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि दो जगह आर्टिकल लगाते हैं तो दो अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, एक ही बार आर्टिकल लगाओगे दो नाउन को एंड से जोड़ के तो ये एक ही पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, करो ट्राई, सोचना है ना, थोड़ा सोचना, ए बी सी पार्ट को देखना, बी में क्या लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है, और फिर आंसर पे निष्कर्ष पे पहुंचना। हाँ जी, करें। ए पार्ट बोलता है कि दो लोग हैं, दोनों जगह आर्टिकल लगाओ। बी पार्ट बोलता है कि एक ही आदमी है, देयर से पता चलता है कि दो आदमी है, हाँ कि ना। तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ पे हैव कर दूं, क्योंकि सी पार्ट जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ से दा हटा दूं, है ना, क्योंकि दा हटाने से एक ही आदमी हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी प्लूरल का रेफरेंस है, और यही तो दिक्कत है, मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ पे। अरे रुको रुको यार, सॉरी भाई। ए पार्ट कह रहा है कि दो पर्सन है, बी पार्ट कह रहा है एक ही पर्सन है, सी पार्ट कह रहा है कि दो लोग हैं। तो जब ये वाले पार्ट में दो लोग हैं, इस पार्ट में दो लोग हैं, तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, और तो कोई मेरे पास इलाज ही नहीं है, तो यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है। इस पे आ जाओ। ए पार्ट कह रहा है कि दो लोग हैं, बी पार्ट कह रहा है एक बंदा है, हिस्से पता चल रहा है एक ही बंदा है। तो अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे दो मान के वर्ब प्लूरल कर देंगे, अगर मैं मान लो हैव कर भी दूंगा तो फिर ये गलत रह जाएगा। तो कोई चारा ही नहीं है, दा ओमिट करना पड़ेगा, दा को हटाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक ही बंदा है कोई। ए पार्ट कह रहा है कि दो लोग हैं, बी पार्ट कह रहा है एक ही बंदा है, सी पार्ट कुछ नहीं कह रहा, दो लोग भी एक डील साइन कर सकते हैं, एक आदमी भी एक डील साइन कर सकता है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, यहाँ तो क्लियर ही नहीं हो रहा, हाँ कि ना। तो इस बार हम लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करना, या कह लो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करना हम प्रेफर करेंगे, यानी यहाँ पे वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ता नहीं काटेंगे इस बार। क्लियर हो गया जी। चलो, इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़िए, तोड़ते खुद बता देंगे कि हमारे साथ वर्ब कैसी आएगी। इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करने की कोशिश करिए।
कहाँ पे हर करना आकाश? यहाँ पे शिवानी के भाई की बात नहीं हो सकती क्या इसमें? शिवानी के बेटे की बात नहीं हो सकती? हॉबी नहीं, हैबिट करना बच्चे। हॉबी होती है जो खाली समय में करते हो, हैबिट होती है आदत। चलो जी, आ जाओ। पोयम लिखना आसान काम नहीं है। पोयम लिखना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इसको डिस्करेज मत करो, है ना। अब यहाँ पे पोयम थोड़ी कुछ लिखेंगे, पोयम को लिखा जाएगा। ये डूअर नहीं रिसीवर है। पोयम लिखना ना नहीं वाला मीनिंग है। समझ गए होगे कि ये सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। अब मुझे एक बात बताओ, जिरंड का कोई प्लूरल तो होता नहीं है, ऐसा राइटिंग्स, रनिंग्स, स्विमिंग्स ऐसे थोड़ी करोगे। तो जिरंड जब सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। अब शायद आपको वो बात मेरी याद आ रही होगी। याद है जब मैंने ये पढ़ा था तो बच्चे कहते थे सर राइटिंग पोएम्स पूरे को सब्जेक्ट नहीं लिख सकते क्या? मैं कहता था हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ऐसे अलग अलग तोड़ लो, क्योंकि अगर तुम अब इस पूरे को सब्जेक्ट लिख दोगे तो बताओ फिर कैसे वर्ब लगाओगे सिंगुलर प्लूरल, फिर परेशान होगे। इसलिए पढ़ाई थी वो बातें। ऐसे यहाँ पे दूसरों को ब्लेम करना उसकी गलतियों के लिए शिवानी की आदत रही है। मान लो शिवानी का एक बिगड़ा लड़का है, किसी का सिर फोड़ के आ जाता तो शिवानी कहती कोई बात नहीं मैं बेटू, कोई बात नहीं है। तो दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, टू ब्लेम सब्जेक्ट है और ये है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। फॉर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे हर लिख देंगे तो शिवानी की खुद की बात हो जाएगी। हर लिख देंगे तो शिवानी की खुद की बात हो जाएगी, हिज भी चल जाएगा, हिज का अलग मीनिंग है। आप चाहो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना तो हर लिख लो, कोई बात नहीं। कि दूसरों को ब्लेम करना शिवानी की आदत है, मतलब खुद की गलती करती है और फिर दूसरों को ब्लेम करती है। हर लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन हिज भी गलत नहीं है। मान लो इसका कोई बेटा हो सकता है ना, इसका कोई भाई हो सकता है, इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो टू ब्लेम के हिसाब से, टू ब्लेम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर। हैज हेल्पिंग वर्ब बनेगा, बीन में मेन वर्ब बनेगा, लिंकिंग वर्ब बनेगा, हैबिट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, शिवानी यहाँ पर नाउन है पजेसिव केस का, पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, चलो जी एक काम करते हैं, आज इतना ही रख लेते हैं। कहीं फिर तुम रोने लग जाओ ऐसे कोने में जा जाके, अमन सर तुम सुनते ही नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया था फिर भी इतनी देर पढ़ाया है। कहीं सुबह सुबह के बोल भी ना पाओ मेरे आगे कुछ, और ऐसे ही तक मुंह देकर रोते रहो। ठीक है, कल की छुट्टी है, निपटा लेना अपना जो काम धंधा बकाया है, जो जो बकाया है उसको निपटा लेना। वीडियो देखना, नोट्स बनाना, और उसके बाद हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस बैच से, और 50 प्रीवियस ईयर जो मैं दे रहा हूँ। टेंस के अगर अभी आपके पास फाइल नहीं है, टेंस की अगर आपके पास उसमें पीडीएफ नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं स्टाफ को बोल के 1-2 दिन में डलवा दूंगा। ठीक, लेकिन फिर आपको छोटा भाई बहन मान के बता रहा हूँ, मेरा 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 तो उल्टा फायदा है। एक बार तुम कोर्स करोगे, 2 महीने बाद फिर तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, तुम दोबारा कोर्स लोगे, या तो पैसे दोबारा दोगे या मुझे वॉच टाइम दोबारा दोगे। मेरा तो दोनों में फायदा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस एंडलेस लूप के अंदर बंधे रहो। एक बार करो और ऐसी कोचिंग करो कि जिंदगी में दोबारा कोचिंग ना लेनी पड़े। समझ में आया भाई? चलो आज के लिए शुभ रात्रि। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी फ्राइडे को, सेम टाइम सेम जगह यहीं मुलाकात होगी। ठीक है, करूंगा मैं आपका इंतजार, और आप भी पढ़ाई करना। ठीक है, आके बोलना सर मेरा बहुत पेंडिंग था, लेकिन सर मैं थर्सडे को इतना पढ़ाऊं सारी जिंदगी में नहीं पढ़ा। ऐसा मैसेज करोगे तो और मजा आएगा। ठीक, आज के लिए गुड नाइट।